नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में भारत में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी को स्वीडन का एक बहुत बड़ा और खास सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है। यह सम्मान स्वीडन की तरफ से उन विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश और दुनिया के लिए अच्छे, खास और बड़ा काम किया हो। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत और स्वीडन के बीच रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी यानी साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जिससे यह भी दिखाता है कि दुनिया के कई देश भारत की भूमिका और मोदी के नेतृत्व को अहम मान रहे हैं। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट विवाद और नई भाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को निराश किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन सभी विवादों से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और जब लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है तो अब तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं लिया गया। वहीं सरकार ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और आगे से गड़बड़ी रोकने के लिए नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में कराने की तैयारी चल रही है। अब एक बड़ी न्यायिक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को छोड़कर जजों की संख्या 31 से बढ़कर 37 कर दी गई है, यानी कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में 38 जज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार बढ़ रहे मामले और लंबित केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 93,000 से ज्यादा मामले लंबित है, जिसकी वजह से सुनवाई में काफी समय लग रहा है और सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ाने से मामलों का निपटारा तेजी से होगा और लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 में मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2019 में जजों की संख्या 30 से बढ़कर 33 हो गई थी और अब करीब 6 साल बाद फिर से इसकी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति से जुड़ा एक और नई खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करेगी। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा, जहां कला, खेल विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और दूसरे क्षेत्र में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में कई बड़े कलाकार, खिलाड़ी, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने पिछले 15 साल में जारी किए गए सभी पिछड़ा यानी ओबीसी, एससी और एसटी प्रमाण पत्रों को दोबारा जाँच कराने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से अब तक जारी करीब 1.5 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार को बड़े स्तर पर गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सभी जिला अधिकारियों को जांच के निर्देश दिया गया है। इस बीच विपक्ष इसे राजनीतिक कदम बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही आरक्षण और सरकारी योजना का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भारत में ड्रग्स तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब म्यांमार से होते हुए केरल के मालाबार तट क्षेत्र तक ड्रग्स पहुंचाने का नया नेटवर्क तेजी से सक्रिय हो रहा है। तस्कर साबुन के डिब्बों, पानी की बोतल और छोटे पैकेट में नशीले पदार्थ छिपाकर सप्लाई कर रहा था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2047 तक ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ड्रग्स नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं बल्कि आतंक और संगठित गैंग से भी जुड़ा खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार सीमा और समुद्री रास्ते के जरिए ड्रग्स सप्लाई बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में एजेंसियां ने निगरानी और ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। श्रम विभाग की बैठक में तय किया गया है कि बड़े औद्योगिक संस्थान, आईटी कंपनी और स्टार्टअप्स में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला ईंधन बचत, ट्रैफिक कम करने और बढ़ती ऊर्जा खपत को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सरकारी बैठकों को ऑनलाइन करने, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इसको लेकर कंपनियों और संस्थानों को विस्तृत गाइडलाइन भी जारी किया जा सकता है। अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एनसीबी ने भारत में पहली बार कैप्टागोन नाम की खतरनाक ड्रग्स की बड़ी खोप पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रिग पिली नाम दिया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जानकारी दी है। अब जरा समझिए, कैप्टागोन को जिहादी ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 227 किलो ड्रग्स सीरिया से भारत लाई गई थी और इसे मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में थी। जांच एजेंसी ने एक सीरिया नागरिक को भी गिरफ्तार किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क एवं संभावित आतंकी लिंक जांच की जा रही है। अब जरा ये खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान क्रिकेट और खेलों को भी खूब चर्चा की है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि देश की नई ताकत बन चुकी है और क्रिकेट ने दुनिया भर में भारत का अलग ही पहचान बनाई है। इस बीच उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अब ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने युवकों को फिटनेस, खेल, संस्कृति
संस्कृति और IPL इस टूर्नामेंट की तारीफ की है, जिसने दुनिया में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 15 साल में जारी किए गए सभी SC ST और OBC सर्टिफिकेट को दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 में अब तक के जारी करीब 1.5 करोड़ जाति प्रमाण पत्र को समीक्षा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार को फर्जी और गलत तरीके से बनाए गए सर्टिफिकेट की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जिला अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वही विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है और इस फैसले को लेकर राज्य में सियासत भी तेजी हो गई है। अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साहब भागीरथ के खिलाफ दर्ज की गई POS पोस्को मामले में पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पूछताछ के लिए बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सिकंदराबाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है और कई विशेष टीम बनाई है। अब जरा ये खबर सुनिए। यह मामला एक 17 साल की लड़की की शिकायत से जुड़ा हुआ। आरोप है कि भागीरथ ने कई महीनों तक लड़की का यौन शोषण किया और बाद में पुलिस ने पोस्को को गंभीर धाराएं भी जोड़ दी। दूसरी तरफ भागीरथ ने इन आरोपों को गलत बताते हुए लड़की के परिवार पर 5 करोड़ रुपए मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है और जांच लगातार जारी है। अब एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। नीट UG 2026 पेपर लीक में CBI ने एक और कथित माइंडसेट को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ को गिरफ्तार किया गया है, जो NTA के लिए एक्सपर्ट्स के तौर पर काम कर चुकी थी। अब जरा समझिए। इसके साथ ही जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी को परीक्षा प्रक्रिया और प्रश्न पत्र सिस्टम की अंदरूनी जानकारी थी। इससे पहले भी एक केमिस्ट्री प्रोफेसर PV कुलकर्णी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। CBI को शक है कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और गेस्ट पेपर के नाम पर लाखों रुपए लेकर असली सवाल बेचे जा रहे थे। इस बीच जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले खास जगहों पर बुलाकर सवाल और जवाब याद कराए जाते थे। अब तक इस केस में कई गिरफ्तार हो चुके हैं और CBI लगातार NTA से जुड़े संभावित अंदरूनी लीक को भी जारी कर रही है। अब जरा ऑटो सेक्टर की ये बड़ी खबर समझिए। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी पंच SUV का नया फ्लेक्स फुल वर्जन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाड़ी E85 यानी 85% एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि विदेश से तेल आयात पर निर्भरता कम हो सके। इसी वजह से अब ऑटो कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर तेजी से काम कर रही है। टाटा पंच का नया मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगा, जिसमें ऐसे बदलाव किए जाएंगे ताकि गाड़ी अलग अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर आसानी से चल सके। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है, जिससे लोगों का ईंधन खर्च भी कम हो सकता है। हालांकि ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के लिए इंजन में खास तकनीक और ट्यूनिंग की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत तक अपना पहला फ्लेक्स फुल वाहन बाजार में उतार सकती है। अब बात करते हैं मौसम की। IMD ने देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, UP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अब जरा समझिए। बिहार और झारखंड में भारी बारिश और तेज आंधी का खतरा बताया गया है, जबकि दिल्ली NCR में गर्मी के बीच मौसम बदलने की संभावना है और वही राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लू का असर भी अभी बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच IMD ने यह भी बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान निकोबार क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और केरल में मानसून 26 मई के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले इलाके में जाने से बचने की सलाह दी है। अब एक दुखद खबर सामने आई है। गोरखपुर में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड से पहले उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र ने वीडियो सुसाइड नोट में खुद को अच्छा बेटा और अच्छा छात्र न बन पाने की बात कही है और माता पिता से माफी भी मांगी है। बताया जा रहा है कि छात्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में BTech का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कमरे का दरवाजा खोलने पर उसका शव फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। नए रेट 16 मई 2026 से लागू हो जाएंगे, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 409 रुपए पाकिस्तानी रुपये और डीजल की कीमत 409 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 15 रुपए तक बढ़ाए गए थे, जिससे जनता पर भारी दबाव बढ़ गया था। अब सरकार ने कुछ राहत देने के लिए कीमतों में कटौती की है, लेकिन वहाँ ईंधन अभी भी बेहद महंगा बना हुआ है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान संकट और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना हुआ है। यही कारण है कि वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बदल रहे हैं और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब गैजेट्स की दुनिया में एक खबर सामने आई है। मोटोरोला 19 मई को भारत में अपने नए वायरलेस ईयरबड्स मोटो बड्स 2 लॉन्च करने की बात कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ईयरबड्स में 53 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है, जिससे यूजर्स को लंबे समय तक म्यूजिक और कॉल का अनुभव मिलेगा। बताया जा रहा है कि मोटो बड्स 2 में हाई रेस ऑडियो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी ANC, ब्लूटूथ 6.0 और गेमिंग मोड जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। वही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें फास्ट चार्जिंग और सपोर्ट भी होगा, जिससे कुछ मिनट चार्ज करने पर कई घंटे का बैकअप मिल सकेगा। इस बीच मोटोरोला
मोटोरोला लगातार अपने ऑडियो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत कर रही है और माना जा रहा है कि यह नए बड्स मिड रेंज सेगमेंट में Realme OnePlus Bot जैसे प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सकते हैं। लॉन्च के बाद इसकी कीमत और बाकी फीचर्स को पूरी जानकारी सामने आई। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन को राज्य सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। उनके बेहतरीन खेल की वजह से टीम इंडिया को जीत दिलाने की अहम योगदान माना जा रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया और खास तौर पर सम्मानित किया है। बताया जा रहा है कि इस सम्मान के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए पूरा समर्थन दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भी और भी खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।